सभी सौदों की जननी, विश्व आर्थिक मंच दावोस में भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता। परिचय। एक ऐतिहासिक संगम। बर्फ से ढकी स्विस आल्प्स पर्वत श्रृंखला ने उस चीज के लिए एक उपयुक्त पृष्ठभूमि प्रदान की जिसे कई लोग सभी व्यापार सौदों की जननी कह रहे हैं, भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक व्यापक व्यापार समझौता जिसकी घोषणा विश्व आर्थिक मंच दावोस में की गई। यह ऐतिहासिक समझौता, जो वर्षों की मेहनत का परिणाम है, न केवल दो आर्थिक महाशक्तियों के बीच एक वाणिज्यिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि भू राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों और आर्थिक विविधीकरण की तत्काल आवश्यकता से चिन्हित युग में वैश्विक व्यापार संरचना के मौलिक पुनर्संरेखण का प्रतिनिधित्व करता है। दावोस में इस घोषणा का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। विश्व आर्थिक मंच लंबे समय से वैश्विक नेताओं के लिए आर्थिक नीति को आकार देने और सीमाओं से परे साझेदारी बनाने के लिए प्रमुख स्थल के रूप में कार्य करता रहा है। इस परिवेश में, जहां दुनिया के सबसे प्रभावशाली नीति निर्माता, व्यावसायिक नेता और विचारक नेता प्रतिवर्ष एकत्र होते हैं, भारत ईयू व्यापार समझौता प्रतीकात्मक महत्व ग्रहण करता है, जो इसके पहले से ही पर्याप्त आर्थिक प्रभावों से कहीं अधिक विस्तृत है। दावोस तक की लंबी यात्रा। ऐतिहासिक संदर्भ। प्रारंभिक बातचीत और असफल प्रयास। इस ऐतिहासिक समझौते की दिशा में यात्रा 2007 में शुरू हुई, जब भारत और यूरोपीय संघ ने पहली बार एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू की, जिसे तब द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौता BTIA कहा जाता था। हालांकि वे प्रारंभिक वार्ताएं 2013 में 7 साल की बातचीत के बाद रुक गईं, क्योंकि दोनों पक्ष ऑटोमोबाइल पर टैरिफ कटौती, सेवाओं के लिए बाजार पहुंच, बौद्धिक संपदा अधिकार और श्रम गतिशीलता सहित प्रमुख मुद्दों पर मौलिक मतभेदों को पाटने में असमर्थ थे। बीच के वर्षों में वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में नाटकीय परिवर्तन देखे गए। ब्रेक्सिट ने यूरोपीय संघ को नया रूप दिया, भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में से एक को ब्लॉक से हटा दिया। इस बीच भारत की अर्थव्यवस्था अपनी तेज चढ़ाई जारी रखी, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई और चीन के विनिर्माण प्रभुत्व के संभावित प्रतिपक्ष के रूप में खुद को स्थापित किया। कोविड-19 महामारी ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की नाजुकता और एकल देश निर्भरता से विविधीकरण की आवश्यकता को और अधिक उजागर किया। पुनरुत्थान। 2021-2025। बातचीत को 2021 में बहुत अलग परिस्थितियों में औपचारिक रूप से फिर से शुरू किया गया था। भू राजनीतिक परिदृश्य काफी बदल गया था। भारत और ईयू दोनों चीन पर आर्थिक निर्भरता को कम करने और लोकतांत्रिक साझेदारी को मजबूत करने की मांग कर रहे थे। ईयू की अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को जोखिम मुक्त करने की रणनीति, भारत की मेक इन इंडिया पहल और एक विनिर्माण केंद्र बनने की इसकी महत्वाकांक्षाओं के साथ पूरी तरह से मेल खाती थी। 2021 और 2025 के बीच वार्ताकारों ने कई क्षेत्रों में जटिल तकनीकी विवरणों पर काम किया। बातचीत दोनों पक्षों की ओर से एक नए व्यावहारिकता द्वारा विशेषता थी। भारतीय वार्ताकारों ने पर्यावरणीय मानकों और श्रम अधिकारों पर अधिक लचीलापन दिखाया, जबकि ईयू प्रतिनिधियों ने भारत की विकासात्मक जरूरतों और कृषि और फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण के आसपास संवेदनशीलता की बढ़ी हुई समझ का प्रदर्शन किया। समझौते की संरचना, प्रमुख स्तंभ और प्रावधान। टैरिफ, उन्मूलन और बाजार पहुंच। भारत ईयू व्यापार समझौते के केंद्र में एक महत्वाकांक्षी टैरिफ कटौती अनुसूची है, जो क्षेत्र के आधार पर 7-15 वर्षों की अवधि में दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार किए जाने वाले लगभग 90% सामानों पर शुल्क को समाप्त कर देगी। औद्योगिक वस्तुएं। समझौता भारत को ईयू निर्यात के लगभग 70% पर तत्काल टैरिफ उन्मूलन प्रदान करता है। इसमें ऑटोमोबाइल, मशीनरी, रसायन और उच्च तकनीक उपकरण पर महत्वपूर्ण कटौती शामिल है। संवेदनशील क्षेत्र। भारत ने ऑटोमोबाइल और मादक पेय पदार्थों के लिए लंबी चरण बाहर अवधि बनाए रखी है, जबकि ईयू ने चुनिंदा कृषि उत्पादों के लिए कुछ सुरक्षा संरक्षित की है। सेवा, व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था। व्यावसायिक सेवाएं। समझौते में पेशेवरों की अस्थायी आवाजाही के लिए अभूतपूर्व प्रावधान शामिल हैं। भारतीय IT पेशेवर और इंजीनियर सरलीकृत वीजा प्रक्रियाओं का आनंद लेंगे। डिजिटल व्यापार। ये अधिकांश क्षेत्रों के लिए डेटा स्थानीयकरण आवश्यकताओं को प्रतिबंधित करता है और सीमाओं के पार डेटा के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करता है। वित्तीय सेवाएं। यूरोपीय वित्तीय संस्थानों को भारत के बाजार में बेहतर पहुंच प्राप्त होगी और भारतीय फिनटेक कंपनियों को ईयू में संचालन करना आसान होगा। निवेश संरक्षण और विवाद समाधान। समझौते का निवेश अध्याय द्विपक्षीय निवेश की रक्षा के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करता है। अगले दशक में निवेश प्रवाह $150-200 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। इसमें एक सुधारित निवेश न्यायालय प्रणाली शामिल है, जिसमें स्थायी न्यायाधीश और पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाले प्रावधान हैं। सतत विकास और जलवायु प्रावधान। जलवायु प्रतिबद्धताएं। दोनों पक्ष पेरिस समझौते को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
नवीकरणीय ऊर्जा, सौर, पवन और हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों पर सहयोग की सुविधा। श्रम अधिकार, दोनों पक्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के मुख्य श्रम मानकों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आर्थिक प्रभाव अनुमान, व्यापार प्रवाह का रूपांतरण। श्रेणी, अनुमानित प्रभाव, मध्यम अवधि। द्विपक्षीय व्यापार, 120 यूरो बिलियन से बढ़कर 350 यूरो बिलियन जोड़। GDP वृद्धि, भारत 0.5%, 0.8% की अतिरिक्त वृद्धि। GDP वृद्धि, EU 0.2%, 0.4% की अतिरिक्त वृद्धि। रोजगार सृजन, भारत 2 to 3 मिलियन नई नौकरियां। रोजगार सृजन, EU 500,000 नौकरियां। भू राजनीतिक आयाम, व्यापार से परे रणनीतिक साझेदारी। चीन कारक, जबकि आधिकारिक तौर पर नहीं, लेकिन यह समझौता चीन पर आर्थिक निर्भरता को कम करने, जोखिम मुक्ति का एक स्पष्ट प्रयास है। ये आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा को बढ़ाता है और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित प्रौद्योगिकी मानकों को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र और मूल्य गठबंधन, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और यूरोपीय संघ के लोकतांत्रिक राष्ट्रों के समुदाय को एक साथ लाता है, जो नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करता है। कार्यान्वयन, चुनौतियां और चिंताएं। 1. घरेलू राजनीतिक विरोध, फ्रांसीसी किसानों और भारतीय लघु स्तरीय उद्योगों में प्रतिस्पर्धा को लेकर चिंताएं। 2. कार्यान्वयन क्षमता, भारत को सीमा शुल्क आधुनिकीकरण और नियामक सुधारों में निवेश की आवश्यकता होगी। 3. निगरानी, विवाद समाधान और श्रम पर्यावरण मानकों के प्रवर्तन के लिए प्रभावी द्विपक्षीय निकायों की आवश्यकता। भविष्य की संभावनाएं, हरित हाइड्रोजन और बैटरी प्रौद्योगिकी, ऊर्जा क्षेत्र में तकनीकी हस्तांतरण। शिक्षा, संयुक्त डिग्री कार्यक्रम और छात्र विनिमय में वृद्धि। सांस्कृतिक प्रभाव, फिल्मों, संगीत और कला का आसान आदान प्रदान। निष्कर्ष, वैश्विक आर्थिक संबंधों में एक नया अध्याय। दावोस में घोषित भारत EU व्यापार समझौता केवल एक वाणिज्यिक दस्तावेज नहीं है, ये 21वीं सदी के लिए वैश्विक आर्थिक संबंधों के मौलिक पुनर्संरेखण का प्रतीक है। यह प्रदर्शित करता है कि लोकतंत्र प्रभावी ढंग से एक साथ काम कर सकते हैं और एक ऐसी दुनिया की ओर मार्ग को रोशन करता है जहां स्थिरता और समृद्धि साथ साथ चल सकती हैं। ये सभी सौदों की जननी वास्तव में एक नई शुरुआत का प्रतिनिधित्व करती है। भारत EU व्यापार समझौते में सूचना प्रौद्योगिकी IT और डिजिटल अर्थव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक हैं। इस समझौते को सभी सौदों की जननी इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ये पारंपरिक व्यापार से आगे निकलकर भविष्य की डिजिटल संप्रभुता और डेटा प्रवाह पर केंद्रित है। यहाँ IT क्षेत्र पर होने वाले मुख्य प्रभावों का विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. पेशेवरों की गतिशीलता, मोड 4 सर्विसेज। भारत के लिए सबसे बड़ी जीत IT पेशेवरों की आवाजाही को लेकर है। सरलीकृत वीज़ा प्रक्रिया, भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियरों और IT विशेषज्ञों को EU के 27 देशों में काम करने के लिए वीज़ा प्रक्रियाओं में ढील दी गई है। योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता, म्यूचुअल रिकॉग्निशन, अब भारतीय पेशेवरों की डिग्री और कार्य अनुभव को EU के मानकों के समकक्ष माना जाएगा, जिससे वहां प्रोजेक्ट्स हासिल करना और काम करना आसान होगा। अस्थायी प्रवास, IT अनुबंधों के लिए पेशेवरों का अल्पकालिक प्रवास अब कम प्रशासनिक बाधाओं वाला होगा। 2. डिजिटल व्यापार और डेटा प्रवाह। डेटा को नया तेल माना जाता है और यह समझौता इसके प्रवाह को सुव्यवस्थित करता है। डेटा स्थानीयकरण, डेटा लोकलाइजेशन, भारत और EU अधिकांश क्षेत्रों के लिए डेटा स्थानीयकरण की अनिवार्य शर्तों को हटाने पर सहमत हुए हैं। इससे यूरोपीय कंपनियों के लिए भारत में और भारतीय IT कंपनियों के लिए यूरोप में डेटा सेंटर प्रबंधन आसान हो जाएगा। सीमा पार डेटा प्रवाह, सुरक्षा और गोपनीयता के मानकों को बनाए रखते हुए डेटा के निर्बाध प्रवाह की अनुमति दी गई है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग और SaaS कंपनियों के लिए गेम चेंजर है। ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क नहीं लगाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है, जिससे डिजिटल उत्पादों, सॉफ्टवेयर, ऐप्स, स्ट्रीमिंग का व्यापार सस्ता होगा। 3. उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग। समझौता केवल सेवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि को-इनोवेशन, सह-नवाचार पर भी केंद्रित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, दोनों पक्ष AI के नैतिक उपयोग और वैश्विक मानकों को स्थापित करने के लिए साथ काम करेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग और 5G/6G, अगली पीढ़ी के नेटवर्क और कंप्यूटिंग में संयुक्त अनुसंधान और विकास R&D के लिए फंड और अकादमिक एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए खुफिया जानकारी साझा करने और साइबर खतरों से निपटने के लिए एक साझा ढांचा तैयार किया जाएगा। 4. स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र,
स्टार्टअप इकोसिस्टम। बाजार पहुंच। भारत के यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स को यूरोपीय उद्यम पूंजी, वेंचर कैपिटल और एक बड़ा उपभोक्ता बाजार मिलेगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई), भारत का यूपीआई और आधार जैसा डिजिटल ढांचा अब यूरोपीय डिजिटल पहचान और भुगतान प्रणालियों के साथ एकीकृत हो सकता है, जिससे भारतीय फिनटेक कंपनियों के लिए पूरे यूरोप के दरवाजे खुल जाएंगे। 5. चुनौतियां और सुरक्षा उपाय। जीडीपीआर अनुपालन। भारतीय आईटी कंपनियों को ईयू के सख्त जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (जीडीपीआर) का पालन करना होगा। समझौता भारत को डेटा पर्याप्तता (डेटा एडिक्वेसी) का दर्जा प्राप्त करने की दिशा में मदद करेगा। बौद्धिक संपदा आईपी, सॉफ्टवेयर कोड और डिजिटल नवाचारों के लिए अधिक सख्त सुरक्षा कानून लागू होंगे, जो नवाचार को तो बढ़ावा देंगे लेकिन अनुपालन लागत भी बढ़ा सकते हैं। आईटी क्षेत्र के लिए अपेक्षित परिणाम। प्रभाव। विवरण। निर्यात में वृद्धि। भारतीय आईटी निर्यात में अगले 5 वर्षों में 20-25% की अतिरिक्त वृद्धि की संभावना। लागत में कमी। वीजा और प्रशासनिक बाधाएं H2 नॉन पे ए की मात्रा से परिचालन लागत में 10-15% की कमी। रोजगार। भारत में उच्च कुशल आईटी पेशेवरों के लिए लगभग 1 मिलियन नए रोजगार के अवसर। भारत ईयू व्यापार समझौते में फार्मास्यूटिकल औषधि क्षेत्र को एक बड़ी रणनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। भारत, जिसे दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, और यूरोपीय संघ, जो उच्च स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान का केंद्र है, के बीच ये तालमेल वैश्विक स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य को बदल देगा। यहाँ फार्मा क्षेत्र पर होने वाले मुख्य प्रभाव इस प्रकार हैं। 1. भारतीय जेनेरिक दवाओं के लिए व्यापक बाजार। भारतीय दवा कंपनियों के लिए यूरोपीय बाजार में प्रवेश अब बहुत आसान और सस्ता हो जाएगा। टैरिफ का खात्मा। अधिकांश दवा उत्पादों और सक्रिय दवा सामग्री एपीआई पर आयात शुल्क को समाप्त या न्यूनतम कर दिया गया है। बाजार पहुंच। भारतीय जेनेरिक सस्ती दवाओं को ईयू के 27 देशों में अधिक सुलभ बनाया जाएगा, जिससे यूरोपीय देशों के सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च में कमी आएगी। 2. विनियामक सामंजस्य रेगुलेटरी अलाइनमेंट। दवाओं की गुणवत्ता और मानकों को लेकर दोनों पक्षों के बीच ऐतिहासिक सहमति बनी है। पारस्परिक मान्यता म्यूचुअल रिकग्निशन। भारत की अच्छी निर्माण प्रथाओं जीएमपी को यूरोपीय मानकों के करीब लाया जाएगा। इससे बार बार होने वाले निरीक्षणों की आवश्यकता कम होगी। अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी। दवा पंजीकरण और विपणन प्राधिकरण मार्केटिंग ऑथराइजेशन की प्रक्रिया को डिजिटल और तेज बनाया जाएगा। 3. बौद्धिक संपदा आईपी और पहुंच के बीच संतुलन। ये बातचीत का सबसे कठिन हिस्सा था, जहां नवाचार और पहुंच के बीच एक मध्य मार्ग निकाला गया। पेटेंट सुरक्षा। यूरोपीय नवाचारों के लिए मजबूत आईपीआर सुरक्षा सुनिश्चित की गई है, जो नई दवाओं के भारत आने का मार्ग प्रशस्त करेगी। अनिवार्य लाइसेंसिंग कंपल्सरी लाइसेंसिंग। भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों जैसे महामारी के दौरान सस्ती दवाएं बनाने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा है। ये विकासशील देशों के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। 4. आर&डी और जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी में सहयोग। बायोसिमिलर्स। भारत और ईयू बायोसिमिलर दवाओं के विकास के लिए संयुक्त क्लिनिकल ट्रायल और अनुसंधान केंद्र स्थापित करेंगे। व्यक्तिगत चिकित्सा पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए जेनेटिक रिसर्च में सहयोग बढ़ाया जाएगा। ग्रीन फार्मा। दवाओं के उत्पादन में कार्बन फुटप्रिंट कम करने और ग्रीन केमिस्ट्री अपनाने के लिए यूरोपीय तकनीक भारत हस्तांतरित की जाएगी। 5. आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन सप्लाई चेन रेजिलियंस। एपीआई विनिर्माण। चीन पर निर्भरता कम करने के लिए ईयू भारतीय कंपनियों को भारत में ही कच्चा माल एपीआई बनाने के लिए तकनीकी सहायता और निवेश प्रदान करेगा। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। तापमान संवेदनशील दवाओं और टीकों के परिवहन के लिए अत्याधुनिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क विकसित किया जाएगा। फार्मा क्षेत्र के लिए मुख्य आंकड़े। विशेषता। प्रभाव। निर्यात क्षमता। यूरोपीय संघ को भारतीय दवा निर्यात में 30% से अधिक की वृद्धि की उम्मीद। निवेश एफडीआई। यूरोपीय दवा दिग्गजों जैसे रोश, सनोफी द्वारा भारत में अरबों डॉलर के निवेश का अनुमान। उपभोक्ता लाभ। यूरोपीय मरीजों के लिए दवाओं की कीमत में 20-40% तक की कमी आ सकती है। निष्कर्ष। ये समझौता भारत को केवल एक मैन्युफैक्चरर से बदलकर एक इनोवेटर के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। भारत ईयू व्यापार समझौते में ऑटोमोबाइल क्षेत्र सबसे चर्चित और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। भारत ने अपने घरेलू बाजार की सुरक्षा और यूरोपीय कंपनियों की पहुंच के बीच एक ऐतिहासिक संतुलन बनाया है। जनवरी 2026 में हुए इस समझौते के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। 1. आयात शुल्क
इंपोर्ट ड्यूटी में भारी कटौती। भारत ने यूरोपीय संघ से आयातित कारों पर लगने वाले भारी भरकम शुल्क को कम करने पर सहमति व्यक्त की है। शुल्क में कमी। वर्तमान में जो आयात शुल्क 70% से 110% तक है, उसे घटाकर शुरुआती तौर पर 40% करने का प्रस्ताव है। लक्षित सेगमेंट। यह कटौती मुख्य रूप से उन प्रीमियम और लग्जरी कारों के लिए है जिनकी आयात कीमत 15,000 यूरो (13.5 लाख रुपए) से अधिक है। दीर्घकालिक लक्ष्य। अगले एक दशक में इस टैरिफ को धीरे धीरे घटाकर 10% तक लाने की योजना है। इससे फॉक्सवैगन, BMW, मर्सिडीज बेंज और रेनॉल्ट जैसे ब्रांड्स की कारें भारत में काफ़ी सस्ती हो जाएंगी। 2. इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और भविष्य की गतिशीलता। EV क्षेत्र के लिए यह समझौता एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। लग्जरी EV को बढ़ावा। यूरोपीय लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों पर आयात शुल्क को घटाकर 10-15% तक किया जा सकता है, जिससे भारत में स्वच्छ ऊर्जा वाहनों को अपनाने में तेजी आएगी। घरेलू सुरक्षा। हालांकि बजट सेगमेंट की EV, जिसमें टाटा और महिंद्रा जैसे भारतीय ब्रांड मजबूत हैं, को पहले 5 वर्षों के लिए शुल्क कटौती से बाहर रखा गया है ताकि घरेलू निवेश प्रभावित न हो। सॉफ्टवेयर आधारित वाहन। सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स (SDV) के लिए डिजिटल मूल्य संवर्धन के प्रावधानों से यूरोपीय कंपनियों को भारत में अपने इंजीनियरिंग केंद्रों का विस्तार करने का प्रोत्साहन मिलेगा। 3. ऑटो घटकों (ऑटो कंपोनेंट्स) के लिए अवसर। भारतीय कलपुर्जा उद्योग के लिए यह समझौता निर्यात का नया द्वार खोलता है। निर्यात केंद्र। भारत अब यूरोपीय वाहन निर्माताओं के लिए एक प्रमुख वैश्विक सोर्सिंग हब बनेगा। विशेष रूप से EV घटकों, बैटरी तकनीक और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स में भारतीय निर्यात बढ़ने की उम्मीद है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। समझौते के तहत यूरोपीय कंपनियां भारतीय निर्माताओं के साथ संयुक्त उद्यम जॉइंट वेंचर्स और तकनीकी साझेदारी करेंगी। 4. निवेश और मेक इन इंडिया। CKD इकाइयां। कम आयात शुल्क का लाभ उठाने के लिए कई यूरोपीय कंपनियां भारत में अपनी कंप्लीटली नॉकडाउन CKD असेंबली इकाइयां स्थापित करेंगी, जिससे स्थानीय स्तर पर हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी। निर्यात आधार। फॉक्सवैगन और स्टेलेंटिस जैसी कंपनियां भारत को दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के बाजारों के लिए एक निर्यात आधार के रूप में विकसित कर सकती हैं। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए अपेक्षित प्रभाव 2026-2030। विशेषता। प्रभाव। उपभोक्ता लाभ। प्रीमियम यूरोपीय कारों की कीमतों में 5 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की कमी संभव। बाजार प्रतिस्पर्धा। भारतीय प्रीमियम बाजार में यूरोपीय ब्रांडों की हिस्सेदारी 4% से बढ़कर 10% जोड़ होने का अनुमान। EV क्रांति। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और EV सप्लाई चेन में यूरोपीय निवेश में भारी वृद्धि। निष्कर्ष। ये समझौता भारत को एक क्लोज्ड मार्केट से बदलकर वैश्विक ऑटोमोबाइल मूल्य श्रृंखला ग्लोबल वैल्यू चेन का एक प्रमुख हिस्सा बना देगा। यहाँ इस विषय पर आधारित 5 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs दिए गए हैं। इनका उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में दिया गया है। क्विज। भारत EU मदर ऑफ ऑल डील्स पर अपना ज्ञान परखें। प्रश्न 1. 2013 में रुकने से पहले भारत EU मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता मूल रूप से कब शुरू की गई थी? A. 2001, B. 2007, C. 2015, D. 2021। प्रश्न 2. भारत के लिए किस क्षेत्र को सबसे बड़ा विजेता माना जा रहा है, जिसे पूरे यूरोपीय संघ में जेनेरिक दवाओं के लिए बेहतर बाजार पहुंच मिलेगी? A. एरोस्पेस, B. ऑटोमोबाइल्स, C. फार्मास्यूटिकल्स दवा उद्योग, फार्मास्यूटिकल्स, D. भारी मशीनरी, हेवी मशीनरी। प्रश्न 3. डिजिटल व्यापार, डिजिटल ट्रेड के संबंध में समझौते में क्या प्रमुख प्रावधान शामिल है? A. सभी क्षेत्रों के लिए सख्त डेटा स्थानीयकरण, डेटा लोकलाइजेशन, B. सभी सीमा पार डेटा प्रवाह पर प्रतिबंध, C. अधिकांश क्षेत्रों के लिए डेटा स्थानीयकरण आवश्यकताओं पर रोक, D. सौदे से डिजिटल सेवाओं का पूर्ण बहिष्कार। प्रश्न 4. विवादास्पद ISDS की जगह निवेश विवादों को संभालने के लिए समझौते में कौन सा अनूठा तंत्र शामिल है? A. केवल स्थानीय भारतीय न्यायालय, B. विश्व व्यापार संगठन WTO अपीलीय निकाय, C. स्थायी न्यायाधीशों के साथ एक सुधारित निवेश न्यायालय प्रणाली इन्वेस्टमेंट कोर्ट सिस्टम, D. निगमों द्वारा चुनी गई तदर्थ मध्यस्थता पैनल। प्रश्न 5. यह समझौता भारत में यूरोपीय संघ के लगभग कितने प्रतिशत निर्यात पर शुल्क टैरिफ्स को तत्काल समाप्त करने की अनुमति देता है? A. 50%, B. 70%, C. 90%, D. 100%। उत्तर कुंजी पिंड कमेंट। सही उत्तर। प्रश्न 1B. 2007 ये यात्रा 2007 में BTIA के रूप में शुरू हुई थी और 2013 में रुक गई थी। प्रश्न 2C. फार्मास्यूटिकल्स
लेख में भारतीय फार्मा और जेनेरिक दवाओं को प्रमुख विजेता बताया गया है। प्रश्न 3 सी। अधिकांश क्षेत्रों के लिए डेटा स्थानीयकरण आवश्यकताओं पर रोक। ये डेटा के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करता है, केवल सार्वजनिक नीति के लिए अपवाद हैं। प्रश्न 4 को एक सुधारित निवेश न्यायालय प्रणाली। यह निवेशक सुरक्षा और राज्य की संप्रभुता को संतुलित करने के लिए पुराने ISDS की जगह लेता है। प्रश्न 5 बी 70%। यूरोपीय संघ के 70% निर्यात पर शुल्क तुरंत समाप्त हो जाएगा, बाकी 5-15 वर्षों में समाप्त होगा। आपके कितने उत्तर सही थे, हमें नीचे कमेंट में बताएं। यदि आपको इस विषय से कुछ नया सीखने को मिला है तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमें विभिन्न विषयों पर और वीडियो बनाने के लिए ज़बरदस्त ऊर्जा देते हैं।